हेलो साथियों, आज अपन फिर से हाजिर हैं अपनी क्लास को लेके। अपने क्लास के अंदर पहले स्टडीज़ की थी, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज भी अपन इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इसी का जो पार्ट है वो आगे पढ़ेंगे। अपने देख लिया था कि किस तरह से गैसों का है वो आदान प्रदान होता है, और आज अपन देखेंगे कि किस तरह से गैसों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है कि रुधिर में अपने आदान प्रदान इसका कर लिया था। तो ब्लड से अपने को कहाँ ले जाना है? टिश्यूज में ले जाना है, ऊतक क्षेत्र में ले जाना है। और हमारे पास दो गैसों का प्रमुख रूप से परिवहन रहेगा, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए साथियों, आइए आप मेरे साथ बने रहिए। अपन शुरू करते हैं आज गैसों का परिवहन। किसको पढ़ रहे हैं? गैसों का परिवहन। अब देखना प्यारे साथियों, गैसों का परिवहन या गैसों का स्थानांतरण अपन ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि अपन वायु जो वायुमंडल से कूपिका क्षेत्र में लेते हैं तो वहां से ऑक्सीजन इन हो जाती है और CO2 आउट हो जाती है। यही होता है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऑक्सीजन को। अब देखना कि पहला अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन। किसका परिवहन? ऑक्सीजन का परिवहन। अब ऑक्सीजन का किस तरह से परिवहन होगा? अब ऑक्सीजन का परिवहन कहां से कहां तक होगा? आपको पता है कि रुधिर के अंदर तो अपने आदान प्रदान कर लिया था, तो अब रुधिर में वो किसी के साथ बैठ के, किसी के साथ जुड़ के वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी ऊतक क्षेत्र में। कहाँ जाएगी? ऊतक में जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो ठीक है, इसका कैसे इनका परिवहन होगा इसकी बात करते हैं। अब देखना कि एक तो इसमें परिवहन होता है, वो होता है कैसे? हीमोग्लोबिन के रूप में। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसका 97% भाग है वो रुधिर के साथ वो ऊतक क्षेत्रों में चला जाएगा। अब देखना किस रूप में जाएगा? वो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका 97% भाग वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा। तो पीछे कितना रहा? 3% रहा ना। तो अब 3% इसका कैसे परिवहन होगा? अब 3% है वो प्लाज्मा में घुलकर। किस में घुलकर? प्लाज्मा में घुलकर। तो प्लाज्मा में घुलकर कितना परसेंटेज? 3%। इस तरह से ये है ऑक्सीजन का परिवहन होगा। अब प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपन ने बना दिया, इसको बाउंड कर दिया। इसका मतलब है क्या हीमोग्लोबिन? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? जी बात करते हैं। बिल्कुल, अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन है क्या? जब इस हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो एक संयुक्त प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन है। कैसी है? ये एक संयुक्त प्रोटीन है। क्या है? संयुक्त प्रोटीन। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन की बात कर ली। अब जो संयुक्त प्रोटीन कैसे है इसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो देख लो,
इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं साथियों? दो भागों में बांटते हैं। एक तो है कौन सा भाग? जो प्रोटीन से बना है। तो एक तो है प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से। जो प्रोटीन से बना है वो, इसमें प्रोटीन की तो दो चेन होती है। अब कैसे होती है देखना, एक तो प्रोटीन भाग से बना है तो दो तो होती है अल्फा से, दो तो होती है अल्फा और दो होती है बीटा। ठीक है, ये दो होती है सेन। ठीक है ना, ये प्रोटीन भाग है। और एक है गैर प्रोटीन। कैसा है? गैर प्रोटीन। कैसा है? जो है गैर प्रोटीन। अब गैर प्रोटीन में क्या आएगा? गैर प्रोटीन के अंदर आएगा नॉन प्रोथेस्टिक समूह। क्या आएगा? प्रोथेस्टिक समूह। अब देखना, प्रोथेस्टिक समूह। तो इस प्रोथेस्टिक समूह के अंदर क्या होगा? इस प्रोथेस्टिक समूह के अंदर जो आयरन पाया जाएगा, और आयरन किस अवस्था में पाया जाता है आपको पता है? हमारे शरीर के अंदर आयरन है वो ब्लड में Fe2+ अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये हीमोग्लोबिन इस प्रकार से। अब देखना, हीमोग्लोबिन के बहुत सारे गुण होते हैं। हीमोग्लोबिन ये क्या है? एम्फोटेरिक प्रोटीन है। कैसी है? एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी है। ये बेस और एसिड दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है ना, तो ये कैसी है? एम्फोटेरिक। कैसी है? एम्फोटेरिक जो है ये प्रोटीन है। एम्फोटेरिक प्रोटीन मतलब क्या है? ये एक तो बेस के रूप में कार्य कर सकती है प्लस एसिड के रूप में भी ये कार्य कर सकती है। ठीक है ना साथियों, इस प्रकार से ये एम्फोटेरिक है। और ये है, इस पे बहुत सारे सक्रिय स्थल होते हैं। तो ये एलोस्टेरिक है। कैसी है? एलोस्टेरिक। ये कैसी है? एलोस्टेरिक। ये प्रोटीन भी है। एलोस्टेरिक मतलब क्या है? इस पे बहुत ज़्यादा सक्रिय स्थल होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय स्थल होते हैं जिस पे ये ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, कनेक्शन इसका हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? सक्रिय स्थल होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन का बाउंड होता है इसमें। अब अपन इसको देखते हैं। अब देखना, अपन बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, लेकिन आगे जाएगा तो आगे जाने पे क्या होगा? इसका वियोजन भी होगा। इसका क्या होगा? वियोजन भी होगा। भाई टूटेगा भी, अन्यथा साथ में जुड़ा रहेगा, जुड़े रहेगा तो उस घटकों को तोड़ेगा कौन? तो यहाँ टूटेगा भी। ठीक है, अब देखते हैं तो ये वापस से ऐसी प्रक्रिया होगा। तो ये उत्क्रमणीय है। कैसा है? उत्क्रमणीय है, दोनों तरफ जा सकता है। अब देखना, पहला तो है कि ऑक्सीजन है वो ऐसे ही आगे जाके क्या होगा? ऐसे वियोजन होगा। तो वियोजन किस में होता है? उत्कों में। किस में होता है? उत्कों में। ठीक है ना, वियोजन होता है उत्कों में। और जो ये है, वापस देखना, अब जो है ये संयोजन कहाँ पे होता है? आपस में संयोजन कहाँ पे होता है? अब संयोजन की तरफ जा रहा है तो ये होगा कूफिका क्षेत्र में। किस में होगा? ये होगा कूफिका क्षेत्र में। ठीक है ना, ये कूफिका क्षेत्र में होगा। लेकिन साथियों ये ध्यान रखना कि यहां बात करें इस हीमोग्लोबिन के अंदर तो भी Fe2+ अवस्था में पाया जाएगा, और यहां भी बात करें तो ये यहां पर भी Fe2+ अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है ना, इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था बदलती नहीं है। इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था, आयरन की ऑक्सीडेशन अवस्था नहीं बदलती, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस प्रकार से ये है वो, इनका क्या है? संयोजन होता है और इनका वियोजन होता है। ठीक है ना साथियों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब आप लोग देखना कि किस तरह से वियोजन होता है और कौन इनको वियोजन करवाने में सहायक होते हैं और कौन इनको
संयोजन करवाने में सहायक होते हैं। ऐसे भी कुछ जो फैक्टर्स है जो इनको प्रभावित करते हैं, इनकी भी बात करते हैं। तो देखना, आप लोगों को ये पता है कि जो अपना कूपिका क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? कूपिका क्षेत्र। अब कूपिका क्षेत्र के अंदर क्या होगा? कूपिका क्षेत्र के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसका क्या होगा? संयोजन होगा। क्या होगा? कूपिका क्षेत्र में संयोजन होगा तभी तो वो बाउंड होके लाएगी। ठीक है, 97% अपने बात की थी। ठीक है साथियों, तो ये जो संयोजन होगा, अब ये संयोजन कैसे होगा, इनको संयोजन कौन करवाएगा? अब देखना, अब क्या होता है, आपको ये तो बिल्कुल पता है कि हमारे यहाँ पर कूपिका क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। किसका प्रेशर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा है, समझ में आ गया सर। दूसरी बात है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो प्रेशर है वो कम है। क्या है? इसका तो प्रेशर ज़्यादा है लेकिन इसका प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसलिए ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये जुड़ने के लिए बात ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर H+B क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यदि कम है तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की भी सांद्रता क्या है? कम। ये जो अम्लीय मात्रा है ये भी कम है, अम्लीयता भी यहाँ कम है, H+ सांद्रता भी कम है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम है तो यहाँ पर तापमान भी कम है। क्या है? जो तापमान है, ये तापमान भी क्या है? कम है। ठीक है ना? तो ये कारक होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कारक होते हैं जो क्या करते हैं, इनको क्या करवाते हैं? इनका संयोजन करवाने में कार्य करते हैं। ठीक है, इनका संयोजन करवाने में काम आते हैं। ठीक है, हमको तो समझ में आ गया, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है और H+ है, इसकी सांद्रता कम है और तापमान कम है। इस कारण से यहाँ क्या हो गया? संयोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर संयोजन हो गया। तो अब ऊतक क्षेत्र में वियोजन कैसे होगा? जो ऊतक क्षेत्र है, इस ऊतक क्षेत्र के अंदर कैसे वियोजन होगा? अब ऊतक क्षेत्र की बात करें तो इस ऊतक क्षेत्र के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसका क्या होगा? अरे वियोजन होगा तभी तो ऑक्सीजन अलग हो गए उस घटकों को तोड़ेगी, अन्यथा संगठित रहेगी तो फिर साथ में घूमती रहेगी, इसको अलग तो करना पड़ेगा। तो ऊतक क्षेत्र में जाएगी तो वहाँ पर घटक पड़े और घटकों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को यहाँ से आउट होना पड़ेगा, यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ से। ठीक है, वहाँ पर वियोजन होगा। अब वियोजन होगा तो वियोजन को करवाने में कौन कारक इसको सहायता करते हैं? अब देखना, अब आपको ये तो बिल्कुल पता है कि वहाँ पर एनर्जी मिलती है, इसका मतलब एनर्जी बनती है वहाँ पर, जो है जो कोशिकीय शोषण होता है, इसका मतलब प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर शोषण की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो वो प्रेशर वहाँ पर ऊतक क्षेत्र में ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पर ऊतक क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? और जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम है। ठीक है, हमको बिल्कुल समझ में आ गया है कि जो ये ऑक्सीजन इसके साथ बाउंड था, अब ऑक्सीजन को बाउंड करने के लिए जो बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और CO2 की मात्रा यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब ये टूटेगा, इसका मतलब ये क्या होगा? इसका वियोजन होगा। जिसका प्रेशर ज़्यादा वही वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब CO2 की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर H+ सांद्रता भी क्या है? उच्च है। तो ये भी इसको बाध्य करती है वियोजन करने के लिए। ठीक है ना? और इसके साथ तापमान भी वहाँ पर कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर कोशिकीय शोषण होगा तो तापमान भी क्या होता है? उच्च होता है। तो ये ऊतक क्षेत्र के अंदर वियोजन में काम आते हैं। अब देखना साथियों, अपन बात करते हैं ग्राफ के बारे में। जैसे ये मैंने कोई एक ग्राफ बनाया,
यहाँ पर मैंने ले ली हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज में सांद्रता। क्या ले ली? सांद्रता। ठीक है, सांद्रता आ गई समझ में। यहाँ पर मैंने ले लिया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया अपन ने। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ऐसे होगा कि ये क्या होगा? एक सिग्मोइड आकार का, सिग्माकार। कैसा? ये क्या होगा? यहां पर क्या होगा? एक सिग्मोइड आकार का क्या बनेगा? एक ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां पर एक सिग्मोइड आकार का ग्राफ बनेगा। अब देखना, जैसे ये क्या होगा? ये सिग्माकार होगा, सिग्मोइड होगा, तो ये सिग्मोइड ग्राफ बनेगा। अब देखना, जैसे ही मैं यदि ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाता, क्या बढ़ाता हूं? ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाता हूं, तो ऑक्सीजन का जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, अब जैसे माना कि यहां पर मेरे एक मैंने पैमाना लिया और इस पैमाने पे मैंने ऑक्सीजन का प्रेशर इतना था, लेकिन इसकी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सांद्रता थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर थी। ठीक है ना, यहाँ पर थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो थी, लेकिन अब देखना यहाँ पर थी। अब जैसे ही मैंने प्रेशर यहाँ पर रहा, जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो भी यहाँ पर कितना था? सांद्रता कितनी थी? यही थी। सांद्रता कितनी थी? यही थी। अब देखना, जैसे ये अपन बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं यदि बहुत ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाता हूँ, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाता हूँ, तो भी ये तो भी क्या है? ये अब क्या इसमें समस्या हो गई कि जब मैं प्रेशर बढ़ाता जाता हूँ, जब मैं प्रेशर इसका बढ़ाता जाता हूँ, लेकिन ये तो ग्राफ तो यही बता रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा तो वही बन रही है, भला ही आप ऑक्सीजन की प्रेशर बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सेम सांद्रता इसकी बनी रहती है। इसका मतलब वहाँ पर वियोजन हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो इसका मतलब जो मैंने इसको जो राइट किया, शिफ्ट टू राइट, किस और शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट, जो शिफ्ट टू राइट किया, इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र होगा? मैंने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाया, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा तो बनी रही। इसका मतलब ये उत्तक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है भाई? उत्तक क्षेत्र में वियोजन होता है। प्रेशर बढ़ेंगे कितना ही वियोजन होगा, तो ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तक क्षेत्र है। ठीक है ना, ये उत्तक क्षेत्र है। और जैसे ये जो है शिफ्ट किस और शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट, और जो शिफ्ट टू लेफ्ट हुआ, ये शिफ्ट टू लेफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? ये कूपिका क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कूपिका क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? कूपिका क्षेत्र। इसका मतलब प्रेशर तो यहाँ था, लेकिन बना यहाँ थोड़ा प्रेशर पे भी यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये इतना ही बन रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर पे भी इतना ही बन रहा है। इसका मतलब यहाँ उत्तक क्षेत्र है। इसका मतलब वियोजन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर संयोजन हो रहा है। समझ पाई ना? तो ध्यान रखना कि आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ की बात करें, तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाए तो वो कूपिका क्षेत्र है, और शिफ्ट टू जो राइट हो जाए इसका मतलब उत्तक क्षेत्र है। इसको प्रभावित कौन कौन करेंगे? इसको प्रभावित CO2 यहाँ पर उच्च होगी, यहाँ पर H+ उच्च होगा, यहाँ पर तापमान क्या होगा? उच्च होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की है वो कमी होगी। ठीक है ना? और यहाँ पर वो कारक होंगे, यहाँ पर वो CO2 है वो कम होगी, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, और H+ है वो यहाँ पर कम होगी, और तापमान भी यहाँ पर क्या होगा? तापमान भी यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से ये क्या होता है? एक ये ग्राफ है, एक ये क्या है? ग्राफ है, जिसकी वजह से अपन समझ सकते हैं किस प्रकार से क्रिया होती है। ठीक है ना साथियों? तो अपन ने ये देखा कि इस प्रकार से ये सहायक होते हैं और ऐसे ये काम करते हैं। ठीक है ना? तो अब देखना,
अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो उत्तक क्षेत्र के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर, जो हमारा उत्तक क्षेत्र है, इस उत्तक क्षेत्र के अंदर जो यदि इसका CO2 है, इस वह CO2 वह जो S प्लस है, इसकी अधिक सांद्रता, इसकी क्या है, इनकी अधिक सांद्रता जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका वियोजन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन करता है, मतलब क्या है, इस पे जुड़ने में जो है संदमक प्रभाव है, धीमा प्रभाव है कि नहीं? अरे कैसा प्रभाव है? संदमक प्रभाव है। तो ये संदमक प्रभाव है, ये एक, इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं कि उत्तक क्षेत्र में CO2 और ऑक्सीजन अधिक सांद्रता है, इसका मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका वियोजन होगा, इस पर संदमन प्रभाव होगा। इसका मतलब ये क्या है? इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। और ये किस में लगता है? उत्तक क्षेत्र में लगता है। ठीक है ना? समझ में आ गई आपको ये बात? अब जैसे मान लेते हैं जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? अब हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के पास जो है, इस हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा सेन और 2 बीटा सेन, इसका मतलब इस 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जा सकता है। कितने? 4 ऑक्सीजन के अणुओं को साथ में बाउंड करके घुमा सकता है, ले जा सकता है। ठीक है, 4 अणुओं को ले जा सकता है। समझ में आ गई? तो एक हीमोग्लोबिन है जो ये, हाँ अपन बात करते हैं, तो जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है? तो 1.37 जो है, 1.37 है जो मिलीलीटर, इतना ये कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई हमको, ये इतना कर सकता है। तो आपको पता है कि 100 ml ब्लड के अंदर, कितने? 100 ml ब्लड के अंदर जो है 12 से 16 ग्राम, कितना? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो 12 से 16 ग्राम होता है, इसका मतलब 20 ml है, वो कम से कम है, ऑक्सीजन का क्या कर सकती है? यहाँ पर ये परिवहन कर सकती है। ठीक है, हमको समझ में आ गया, ये प्रक्रिया होती है। यहाँ पर 20 जो है ml यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 से 16 ग्राम क्या होता है? जो है हीमोग्लोबिन होता है। अब बात करते हैं, जैसे माना कि किसी एक उत्तक क्षेत्र के अंदर, यहाँ माना कि एक उत्तक क्षेत्र है, इस उत्तक क्षेत्र के अंदर कोई यहाँ से 100 ml ब्लड आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 ml ब्लड आ रहा है। तो 100 ml ब्लड के अंदर आपको पता है कि 100 ml ब्लड के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन के रूप में आएगा 97% आएगा, और 97% में 20 ml आएगा। ठीक है, हमको समझ में आ गया, आपको ये बात समझ में आई। तो यहाँ देखना उत्तक क्षेत्र के पास कितना रहेगा और वापस कितना जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है ना? ये धमनी, ये सीरा है, यह अशुद्ध है, ये शुद्ध है और यह अशुद्ध है रुधिर। अब देखना यहाँ पर कम से कम कितना, यहाँ पर 22%, मतलब 5 ml, कितना? 22% और 5 ml होगा 22%। 5 ml उत्तक को मिलेगा और 15% कहाँ चला जाएगा? ये 15 ml है, 75% ये वापस कहाँ चला जाएगा? वहाँ अशुद्ध रुधिर में, सीरा में चला जाएगा। ठीक है, इतना क्यों जाता है? इतना इसके पास क्यों जाता है? इसको कहाँ जरूरत होती है? इसको जब भी किसी आवश्यकता पड़ती है, जब भी जैसे व्यायाम करते हैं, जैसे माना कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो ये अपने को प्रदान करता है। कितना? आवश्यकता पड़ने पर ये कम से कम 15 ml जो है उत्तक को दे सकता है। ठीक है ना? ये तो हमको समझ में आ गई। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार से ये क्रिया होती है, और ऐसे ये गैस का परिवहन है ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आपको ये क्लास तो आनंद आया होगा, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने क्लास का आनंद लिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन और मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में।